है आपका 5 फिंगर क्लासेस की प्रहार सीरीज में। आज आपके सामने मैं लाइव प्रेजेंटेशन देने वाला था, कितनों लैपटॉप में तकनीकी खराबी के कारण ये संभव नहीं हो पाया। तो आपके सामने जो क्वेश्चन सीरीज मैंने प्रारंभ की है उसको आपके तक पहुंचा रहा हूं। जो मैंने सीटेट की परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्नों का एक कलेक्शन लिया है वो वीडियो के माध्यम से आपके पास तक पहुंच रहा है और मुझे उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, अपने सहपाठियों और मित्रों तक पहुंचाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पाठ योजना के पद किसके द्वारा बताए गए हैं। तो इसका उत्तर है कि पाठ योजना के पद BS ब्लूम के द्वारा बताए गए हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक शिक्षक का प्रथम उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर है कि एक शिक्षक का प्रथम उत्तरदायित्व प्रभावशाली शिक्षण होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने कि मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है। तो मैस्लो, जिनका पूरा नाम अब्राहम मैस्लो है, उन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया जिसको मांग सिद्धांत भी कहा जाता है, नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसको कहा जाता है। तो संभव है कि आप समझ गए होंगे कि मैस्लो का आवश्यकता का सिद्धांत अभिप्रेरणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भाषा विकास की पहली अवस्था कौन सी है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, भाषा विकास की पहली अवस्था रुदन है। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस अवस्था का बालक सिक्कों में अंतर करना सीख लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने ये कि 4-5 वर्ष की अवस्था का बालक सिक्कों में अंतर करना सीख लेता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने कि वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो वस्तु स्थायित्व का संप्रत्यय स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। सातवां प्रश्न है कि मानसिक संरचना के सामान्यीकरण, जिसको इंग्लिश में जनरलाइजेशन ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, को करने को जीन पियाजे द्वारा क्या नाम दिया गया। तो मानसिक संरचना के सामान्यीकरण करने को जीन पियाजे द्वारा स्कीमा नाम दिया गया। अगला प्रश्न है कि बिहेवियर शेपिंग का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो बिहेवियर शेपिंग का संप्रत्यय BF स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। BF स्किनर शिक्षा, मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इनका पूरा नाम BF स्किनर का पूरा नाम है बरहस फ्रेडरिक स्किनर। और ये चीज़ मैंने कई वीडियो में आपको बताई है और बार बार रिपीट करने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप वीडियो को बार बार देखें और इनका नाम आपको आसानी से याद हो जाए। जो कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी थे। उन्होंने ओपेरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी जिसमें उन्होंने बिहेवियर शेपिंग शब्द का प्रयोग किया। नवा प्रश्न आपके सामने है कि पेवलोव के सिद्धांत में किस प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना गया। तो पेवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत में समीप्यता को महत्वपूर्ण माना गया। 10वां प्रश्न आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम शैली, जिसको इंग्लिश में लर्निंग स्टाइल कहा जाता है, जैसे स्वतंत्रता एवं क्षेत्र निर्भरता शैली पर कार्य किया। तो हरमन विटकिन नामक मनोवैज्ञानिक ने अधिगम शैली जैसे स्वतंत्रता एवं क्षेत्र निर्भरता शैली पर कार्य किया और ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने लर्निंग स्टाइल पर एक क्वेश्चनर तैयार किया था। अगला प्रश्न देखिए कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। इस प्रक्रिया में कौन सा स्थानांतरण हो रहा है। तो साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। इस प्रक्रिया में पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है जिसको पूरा कहा जाता है कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उद्दीपन अनुक्रिया के मध्य सहचार्य स्थापित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन और इसका उत्तर जो आपके सामने आ रहा है ये कई बार आपके सामने आया हुआ है। इसको रिपीट करने के लिए मैंने इसमें स्थान दिया है। तो ये उद्दीपन अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, जिसको शॉर्ट में SRB कहा जाता है,
के मध्य सहचार्य या बॉन्ड स्थापित करने वाले प्रक्रम को अधिगम कहते हैं। यानी कि जब स्टिमुलस और रेस्पॉन्स में एक बॉन्ड या साहचर्य स्थापित हो जाता है तो अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। 13वां प्रश्न आपके सामने है कि स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण एवं आदतों का किसी दूसरी परिस्थिति में स्थानांतरण किए जाने की चर्चा करता है। प्रशिक्षण के स्थानांतरण के संबंध में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो प्रशिक्षण के स्थानांतरण का यह कथन मनोवैज्ञानिक सोरेनसन के द्वारा दिया गया है। 14वां प्रश्न आपके सामने है कि अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में कंडीशनिंग कहा जाता है, के गोचर का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? गोचर, जिसको इंग्लिश में फिनोमिनन कहा जाता है, इसका उत्तर है कि अनुबंधन के गोचर का प्रारंभ रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पेट्रोविच पाव्लोव के द्वारा किया गया। इवान पेट्रोविच पाव्लोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी और अपना प्रयोग एक कुत्ते के ऊपर किया। 15वां प्रश्न आपके सामने है कि वह कौन सा सिद्धांत है जो बताता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है और उसमें चेतना के 3 स्तर होते हैं। तो इस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषण सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में साइको एनालिसिस थ्योरी कहा जाता है। थोड़ी सा इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता चलूं कि मनोविश्लेषण सिद्धांत ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी ड्रीम एनालिसिस, और उस किताब के माध्यम से इसके अलावा स्टडी ऑफ हिस्टीरिया नामक एक शोध पत्र भी उन्होंने प्रकाशित किया। उस किताब में उन्होंने, यानी कि जो उनका अनुभव रहा, जो किताबें उन्होंने पब्लिश कराई, उन सब में उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज़ दी, वो ये थी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है ये केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि मेंटल डिसऑर्डर को ठीक करने वाला एक क्लिनिकल एक उपाय भी है, या इसको एक विधि मान सकते हैं आप कि मनोविश्लेषण विधि के रूप में भी इसको प्रयोग में लाया जाता है, जिसके द्वारा मानसिक विकार व्यक्तियों का उपचार किया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना कि सिगमंड फ्रॉइड ने 2 व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए इसको 2 भागों में डिवाइड किया, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक मॉडल। आकारात्मक मॉडल के 3 भाग उन्होंने बताए। पहला है चेतन, दूसरा अर्धचेतन और तीसरा अचेतन। इसी प्रकार से गत्यात्मक मॉडल के उन्होंने 3 भाग बताए, इड, ईगो और सुपर ईगो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जब एक व्यक्ति अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों का अनुकरण करता है तो वह कौन सी रक्षा युक्ति कहलाती है? तो जब एक व्यक्ति अपने अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों का अनुकरण करता है तो इसको आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्यकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 16PFQ का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो 16PFQ, जिसकी फुल फॉर्म है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर, इसका संबंध मनोवैज्ञानिक आरबी कैटल से है। अगला प्रश्न है कि TAT द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो TAT द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है और TAT की फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसको 1935 में मरे एंड मॉर्गन नामक 2 मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है भावमूलक उपागम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका उत्तर है भावमूलक उपागम आलपोर्ट के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है अब्राहम मैस्लो की पुस्तक का क्या नाम है? तो अब्राहम मैस्लो की पुस्तक का नाम है मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी। 21वां प्रश्न आपके सामने है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता उपागम किसके द्वारा दिया गया? तो बहुत कॉमन सा प्रश्न है आपके सामने, लेकिन कई बार विद्यार्थी के ध्यान नहीं देता, इसलिए इस प्रश्न को शामिल किया गया है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन उपागम युंग के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है कि रक्षा युक्तियाँ व्यक्ति की क्या सहायता करती हैं? तो इसका उत्तर है कि रक्षा युक्तियाँ, जिसको डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है, जिसको ईगो मैकेनिज्म भी कहा जाता है या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी कहा जाता है, इसको एडजस्टमेंट टैक्टिक्स भी कहा जाता है, तो इसको व्यक्ति की दबाव, तनाव और चिंता से मुक्त करने में सहायता करती हैं। यानी कि जो रक्षा युक्तियाँ हैं वो व्यक्ति की दबाव, तनाव और चिंता से मुक्त करने में सहायता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि समायोजन का तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है।
समायोजन किसे संतुष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि समायोजन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है। 24वां प्रश्न आपके सामने है कि बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान मापना आसान है लेकिन परिभाषित करना मुश्किल है, ये किसका कथन है? तो बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान मापना आसान लेकिन परिभाषित करना मुश्किल है, ये कथन जैनसन का है। 25वां प्रश्न है कि व्यक्ति समस्या समाधान हेतु तर्क वितर्क करके कई उत्तरों की खोज करता है, यह चिंतन के किस प्रकार की ओर संकेत करता है? तो व्यक्ति समस्या समाधान हेतु तर्क वितर्क करके कई उत्तरों की खोज करता है, यह अपसारी चिंतन की ओर संकेत करता है। अपसारी चिंतन, जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है और इसको क्रिएटिविटी से सम्मिलित किया जाता है। 26वां प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, किसका कथन है? तो बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, यह कथन मनोवैज्ञानिक बोरिंग का है। 27वां प्रश्न आपके सामने है कि सृजनात्मकता को उन्नत करने वाली प्रविधि का क्या नाम है? सृजनात्मकता, जिसको इंग्लिश में क्रिएटिविटी कहा जाता है, को उन्नत करने वाली प्रविधि का नाम साइनेटिक्स है। एक परिभाषा आपके सामने कि उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने एवं वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने एवं वातावरण के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेविड वेसलर के द्वारा की गई। अगला प्रश्न आपके सामने कि तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि का संप्रत्यय केटल के द्वारा दिया गया। 30वां प्रश्न आपके सामने है कि सृजनात्मकता का मापन किस परीक्षण द्वारा किया जा सकता है? तो सृजनात्मकता का मापन टोरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग परीक्षण द्वारा किया जाता है। 31वां प्रश्न है कि शिक्षण व्यवहार सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो शिक्षण व्यवहार सिद्धांत रायन के द्वारा दिया गया। 32वां प्रश्न आपके सामने कि शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय आई के डेविस के द्वारा दिया गया। 33वां प्रश्न आपके सामने कि आई के डेविस ने शिक्षक को क्या माना है? तो आई के डेविस ने शिक्षक को प्रबंधक माना है। जिस प्रकार से हम आदर्शवाद में पढ़ते हैं कि शिक्षक को क्या माना जाता है, तो शिक्षक को एक नियंत्रक के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार से प्रकृतिवाद में शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में माना जाता है, तो यहाँ पर शिक्षक को प्रबंधक माना जाता है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, यह कथन किस विधि की ओर संकेत करता है? तो ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, यह कथन ह्यूरिस्टिक विधि की ओर संकेत करता है। और इस विधि के साथ साथ मुझे ध्यान आ गया कि जल्दी आपके सामने एक वीडियो पहुंचेगी 2-3 दिन बाद, जिसमें मैंने सभी विधियों को शामिल किया है। विधियों के प्रतिपादक कौन हैं, कौन सी विधि कब आई और साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन किस स्टेट में हुआ, किस राज्य में, किस देश में हुआ, ये सब आपके सामने जल्दी पहुंचेगा। तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि SRL की फुल फॉर्म क्या है? तो SRL की फुल फॉर्म सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग है। 36वां प्रश्न आपके सामने कि सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग का प्रत्यय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बेरी जिपमरमैन के द्वारा दिया गया। 37वां प्रश्न आपके सामने है कि इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक डेनियल गोलमैन हैं। सॉरी। अगला प्रश्न आपके सामने कि सहकारी अधिगम अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो सहकारी अधिगम अवधारणा जॉनसन एवं स्मिथ द्वारा दी गई। 49वां प्रश्न आपके सामने है कि हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, किसने कहा था? तो हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होने चाहिए, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया। 40वां प्रश्न आपके सामने है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम बल के नाम से कौन सा संप्रदाय या वाद प्रसिद्ध है?
तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रथम बल के नाम से मनोविश्लेषणवाद प्रसिद्ध है। प्रथम बल के नाम से मनोविश्लेषणवाद, द्वितीय बल के नाम से व्यवहारवाद और तृतीय बल के नाम से मानवतावाद प्रसिद्ध है। मैंने तीनों के बारे में आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिया। और इस प्रकार के प्रश्नों का कलेक्शन मैं समझता हूँ कि बहुत कम आपको देखने को मिलेगा जो कि वन वर्ड में है और जिनके सटीक आंसर आपको दिए गए हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, सभी के आंसर बिल्कुल सटीक हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया। तो समीपस्थ विकास का संप्रत्यय मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया। 42वां प्रश्न है कि रिचर्ड सचमैन द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान का क्या नाम है। तो रिचर्ड सचमैन द्वारा प्रतिपादित शिक्षण प्रतिमान का नाम पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसको इंग्लिश में इंक्वायरी टीचिंग मॉडल कहते हैं, ये प्रतिमान है, एक मॉडल है जो कि रिचर्ड सचमैन के द्वारा दिया गया। 43वां प्रश्न आपके सामने है कि MOOC मॉक की फुल फॉर्म क्या है। तो मॉक की फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 44वां प्रश्न आपके सामने है कि किस मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में समाज एवं संस्कृति को महत्वपूर्ण माना। तो लेव वाइगोत्स्की द्वारा या लेव वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में समाज एवं संस्कृति को महत्वपूर्ण माना है। 45वां प्रश्न आपके सामने है कि चैनिंग का संप्रत्यय किस अधिगम सिद्धांत का भाग है। तो चैनिंग का संप्रत्यय स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का भाग है। 46वां प्रश्न आपके सामने है कि प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रतिपादक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हल थे। 47वां प्रश्न कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न है कि कौन सी अवधि संक्रमण की अवधि कही गई है। तो 12 से 18 वर्ष की अवधि, जिसको किशोर अवस्था कहा जाता है, संक्रमण की अवधि कही गई है। इसको संक्रमण की अवधि जर्सील्ड के द्वारा कहा गया है। 49वां प्रश्न आपके सामने है कि एजुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया। तो एजुसेट को 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया। ये एक एजुकेशनल सैटेलाइट है और इस सैटेलाइट के प्रक्षेपित और कार्य करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला। सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हुई। ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करना आसान हुआ, शिक्षा को ग्रहण करना आसान हुआ। तो एजुसेट का बहुत बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में है। और इस प्रश्न के बाद थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और उनका कलेक्शन आपके लिए किया गया है, जिससे आप सीटेट की जो तैयारी है बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपकी चली रही है और लगातार उस सीरीज के माध्यम से 10-15 क्वेश्चन प्रतिदिन या हर दूसरे दिन आपके पास तक पहुंच रहे हैं। और लगभग कोशिश रहती है कि सुबह को 8 बजे के आसपास आपके पास ये उन प्रश्नों का संग्रह पहुंच जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो हमारे इस चैनल 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न आपके सामने कि रॉबर्ट गेने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं। तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। उन्होंने इन अधिगम प्रकारों का वर्णन सन 1965 में प्रकाशित अपनी पुस्तक कंडीशंस ऑफ लर्निंग में किया। तो यहाँ पर एक कोशिश है मेरी कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके सामने दिए जाएं, जिससे आप आसानी से उनको समझ सकें, उनको ग्रहण कर सकें, उनको कंठस्थ कर सकें। मैंने यहाँ पर लगभग 130 प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है, जहाँ पर अभी पहली इस वीडियो में प्रहास सीरीज के अंतर्गत 50 क्वेश्चन आपके पास पहुँच रहे हैं और साथ ही साथ अभी कुछ देर बाद ही आपके सामने ये एक और प्रश्नों का संग्रह जो 70 प्रश्न रह गए हैं वो भी आपके पास तक पहुँचेंगे। तो इनको पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और मेरी सभी के साथ में शुभकामनाएं हैं कि आप सीटेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त करें।